हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीएफ एचसीएम मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इसे कैसे क्वालिफाई करें। ओके। उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछला वीडियो जो था मेरा हाउ टू क्वालिफाई सीआरपीएफ एचसीएम टाइपिंग टेस्ट, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। और चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है आइस चेकअप। देखिए, आइस चेकअप में सबसे पहले आपकी विजन चेक होगी। विजन चेक में क्या करेंगे कि जैसे आप नॉर्मली चश्मा टेस्ट करवाते हैं वैसा ही सेम टेस्ट होगा कि 4-5 कदम 4-5 मीटर की दूरी पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसमें ABCD लिखी होगी। तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होगी, जैसे ABCD ऐसा नहीं लिखा होगा, वहाँ पे AKMZ कुछ भी लिखा होगा, रैंडमली लिखा होगा, उसे आपको पढ़कर बताना होगा। जो कि शुरुआत में तो काफ़ी बड़े अल्फ़ाबेट होते हैं लेकिन बाद में छोटे होते जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आप वो पूरा पढ़ देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ओके। उसके बाद देखिए कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता देता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। कलर ब्लाइंडनेस में वो लोग, एक जो डॉक्टर होगा वो आपको एक बुक देगा, बुक में सेंटेंस लिखा होगा, पैराग्राफ लिखा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये रहता है कि वो कलरफुल लिखा होगा। अल्फ़ाबेट होंगे वो कलर में होंगे, जैसे रेड, ब्लू, कुछ भी कलर हो सकता है, तो वो कलरफुल रहेगा, तो उसको आपको पढ़कर बताना होगा। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं बता पाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। ओके। उसके बाद आता है स्क्विंट आइज। स्क्विंट आइज नहीं होनी चाहिए। स्क्विंट आइज जनरली हम भैंगेपन को स्क्विंट आइज कहते हैं, जैसे एक आंख दूसरी तरफ, ऐसा लगता है कि एक आंख से दूसरी तरफ देख रहा है बंदा। उसका मैं आपको फिगर भी आगे दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं, इसके लिए एक टिप है मेरे पास कि मेडिकल सेंटर तक चश्मा पहन कर जाएं। मेडिकल के 1 या 2 दिन पहले डॉक्टर से आंखों को साफ करने वाला आई ड्रॉप जरूर ले लें। देखिए, मेडिकल सेंटर तक चश्मा पहनने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जब मेडिकल था तो काफ़ी लंबा सफ़र मैं करके गया था और मेरी आंखें काफ़ी लाल हो गई थी, तो डॉक्टर मुझसे पूछ रहा था कि एलर्जी वगैरह तो नहीं है, तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ बोला है कि चश्मा पहन कर जाएं। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है ये देखिए स्क्विंट आइज का एक फिगर है, देख लीजिए आप फोटो, ये ऐसा होता है स्क्विंट आइज। ओके। सेकंड पॉइंट है ईयर चेकअप। कानों में क्या चेक होगा? देखिए, कानों में वैक्स नहीं होना चाहिए। वैक्स का मतलब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैक्स क्या होता है। क्योंकि कानों की जो नॉर्मल गंदगी होती है उसे ही हम वैक्स बोलते हैं। ओके। तो कानों में वैक्स नहीं होना चाहिए, तो आप कान साफ सुथरे करके जाइएगा। दोनों कानों से सेम सुनाई देना चाहिए और बहरापन नहीं होना चाहिए। देखिए, दोनों कानों से सेम सुनाई देने के लिए वो लोग टेस्ट कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे कि आपके एक कान पर एक पेपर रखेंगे और उस पेपर के ऊपर पेन से राउंड मोशन में लिखेंगे कुछ, तो एक कान में आपके काफ़ी नॉइज होगा और उसी समय एक दूसरा डॉक्टर आपके पीछे खड़ा होगा और वो कुछ डिजिट बोलेगा, न्यूमेरिक डिजिट, वो आपको एक्यूरेटली बिल्कुल सही बतानी होगी। ये प्रोसीजर दोनों कान से होगा और अगर आप सही से नहीं बता पाओगे तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर बहरापन नहीं होना चाहिए। बहरापन में ये होता है कि दोनों कान से ही कम सुनाई देता है, तो जिनको बहरापन है तो उनके लिए दिक्कत है, मीन्स वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक टिप है मेरे पास कि मेडिकल से 1 वीक पहले ईयर प्लग का कम यूज़ करें और हाई वॉल्यूम में सॉन्ग ना सुने। देखिए, इसका कारण ये है कि जब मेरा मेडिकल था तो मैंने अपना एक फुल चेकअप कराया था डॉक्टर के पास जाकर, तो उन्होंने मुझे ये टिप दी थी कि ऐसा एक एक वीक पहले या जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि ईयर प्लग का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो वही वही टिप मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि ईयर प्लग का कम यूज़ करें, खासकर अगर आपका मेडिकल होने वाला हो। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, नोज़ एंड थ्रोट चेकअप। नाक और गले का चेकअप होगा। देखिए, इसका चेकअप बहुत ही ईजी होता है। वो एक टॉर्च होगी, पेंसिल टाइप की टॉर्च होगी, नॉर्मली वो बस टॉर्च से देखेंगे कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, नाक साफ़ होनी चाहिए, नाक में कोई चोट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि गला साफ़ होना चाहिए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या स्वेलिंग ना हो। देखिए, नॉर्मल चेक होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली चेक हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस यही है कि गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते रहिए मेडिकल से पहले, तो गला साफ़ रहेगा। ओके। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट है माउथ चेकअप। देखिए माउथ चेकअप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। उसका कारण ये है कि डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है ये सब। आर्म्ड फोर्सेज में जिसके गंदे दांत होते हैं तो काफ़ी ख़राब लगता है देखने में, अच्छा इम्प्रेशन अच्छा नहीं आता है। तो देखिए माउथ चेकअप में क्या होता है मैं बता देता हूँ। माउथ चेकअप में आपके टीथ, टंग, अपर एंड लोअर साइड में, मतलब दांत, जीभ और ऊपरी भाग और निचली भाग साफ सुथरा होना चाहिए। वो आप डॉक्टर के पास जाके भी साफ करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि टूथ डिके नहीं होना चाहिए। टूथ डिके से मतलब है कि जैसे गलन होती है जो दांतों में, मसूड़ों में गंदगी होती है, दांत में कीड़े लगे होते हैं, उसे हम टूथ डिके बोलते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ओके। और फिर है टीथ शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के दांत ऊपर नीचे होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, टूटे होते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीथ शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, ओके। और देखिए माउथ चेकअप के लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है। देखिए ट्रिक यही है कि मेडिकल के 3 या 4 दिन पहले दांत साफ करवाएं। अगर पान मसाला खाते हो तो तुरंत बंद कर दें और दोनों टाइम ब्रश करें। देखिए 3 या 4 दिन पहले मैंने क्यों बोला ये, मैंने ऐसा ही यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप 1 महीने पहले साफ करवा लेते हैं अपने दांत मेडिकल से तो 1 महीना बहुत लंबा टाइम स्पेन होता है। उस दौरान आपके दांत दोबारा से गंदे हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम होगी, री मेडिकल लग जाएगा, तो किसी का भला नहीं होने वाला। आखिरी मौका है, मीन्स लास्ट स्टेज है, तो रिस्क लेने कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 3 या 4 दिन पहले ही दांत साफ करवाएं, ओके। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा फुल बॉडी चेकअप। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 90% लड़के या तो इस बारे में बात करने से कतराते हैं या फिर उन्हें क्लियर नहीं है कि ये है क्या। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको मेडिकल सेंटर में डॉक्टर बिना कपड़ों के एग्जामिन करेंगे। इसका कारण ये है, वो ये देखने के लिए आपको चेक करते हैं कहीं आपको हाइड्रोसील तो नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन या सर्जरी तो नहीं है, या फिर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको लेकर घबराएं नहीं, ये पूरा प्रोसीजर 1 से 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देखिए आप अगर सोच रहे हैं कि आपको वहाँ कपड़े उतारने पड़ेंगे या ऐसा कुछ, तो बिल्कुल इस बारे में मत सोचिए। कारण उसका यही है कि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा करेंगे, हज़ारों बंदे हैं जो सेम टेस्ट देते हैं और वहाँ पे जो ऑफिशियल हैं उनको भी ये चीज़ पता है कि लड़के बिना कपड़ों के थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी खुद वो कोशिश करते हैं कि ये सारा प्रोसीजर जल्दी से जल्दी निपट जाए। तो मैक्सिमम 1 से 5 मिनट, ओके। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर दुविधा में हैं या असमंजस में हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। बस ये सोच के चलिए कि आपको मेडिकल की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये चीज़ तो सबके साथ होनी है, आप अकेले नहीं होगे जिसके साथ ये स्पेशल चीज़ हो रही है, ओके। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि देखिए मेडिकल सेंटर में आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि वहाँ घबराने से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, ओके। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है फ्लैट फुट एंड नॉक नी। बहुत ही पॉपुलर है ये, बहुत ही लोगों में पाया जाता है। फ्लैट फुट एक पॉस्चर डिफॉर्मिटी है और नॉक नी भी एक प्रकार की डिफॉर्मिटी ही है। देखिए इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी कहानी है। क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था, वो एयरफोर्स में है, चेन्नई में पोस्टेड है इस समय। वो क्या था, उसका क्वालिफाई हो गया था हर चीज़, मेडिकल में एक या 1.5 महीना था उसका। तो उसने क्या किया, उसका फ्लैट फुट था, एक्चुअली में लेफ्ट पैर में उसके फ्लैट फुट था। तो उसने क्या किया, मोची के पास गया और जहाँ पे उभार होना चाहिए उस जगह पे उसने एक एलिवेटेड सा टुकड़ा रखवा लिया चमड़े का और 1 महीना लगातार पहना। और जब उसका जब मेडिकल हुआ तो डॉक्टर वो चीज़ डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, वो क्वालिफाइड हो गया। आज वो चेन्नई में पोस्टेड है। तो ये एक बहुत ही, ये मान के चलिए बहुत ही अच्छा, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि अगर आपको फ्लैट फुट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में वो चीज़ सही कर सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे टिप दी हुई है जो कि ऑलरेडी मेरे दोस्त आजमा चुके हैं। ये टिप इस प्रकार है कि फ्लैट फुट के लिए अपने जूते में आर्क या उभार वाली जगह मोची से एक हेमिस्फेयर साइज का लेदर पीस फिट करवा ले और उसे प्रॉपरली रेगुलरली पहने, जितना हो सके उतना ज़्यादा पहने। फ्लैट फुट का देखिए हम आगे आपको एक वो फोटो भी दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि होता क्या है।
और फ्लैट फुट के लिए यही है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने में आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो सकती है। लोग जिनका फ्लैट फुट होता है वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं मैं हो ही नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपकी कुछ और ही रिजल्ट कुछ और ही होते हैं। ओके, देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पहला वाला ये नॉर्मल फुट है जो होना चाहिए, पानी में पैर रखें और ज़मीन में पैर रखेंगे तो इस टाइप का फर्स्ट वाला आपका आना चाहिए। ये दूसरा वाला हाई आर्क है, ये बहुत कम लोगों में होता है। और तीसरा वाला ये है फ्लैट फुट। ओके, ये है नॉक नी। अगर आपकी घुटने दोनों टच होते हैं तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे, तो ये नहीं होना चाहिए। सेकंड वाला करेक्ट पोस्चर है। ओके, देखिए सातवां पॉइंट है हमारा यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। यूरिन टेस्ट का मकसद शुगर चेक करना होता है और दूसरी कुछ डिजीजेज। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरी कुछ डिजीजेज, ये क्या डिजीजेज हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो अपने लेवल पे चेक कर लेते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि वो कौन से डिजीजेज के लिए टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है ब्लड टेस्ट होगा, और ब्लड टेस्ट में तो आप जानते ही सब कुछ टेस्ट हो जाता है। मेनली वो आरबीसी और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और हार्ट डिजीजेज, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट में। और भी कई प्रकार की चीज़ें वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यही है टिप जो कि मुझे डॉक्टर ने बोली थी जब मैं फुल चेकअप कराने गया था, कि मेडिकल में जितने भी दिन बचे हों हर रोज़ जितना हो सके पानी पिए। ये चीज़ मुझे डॉक्टर ने बोली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको टिप में शामिल कर लिया है। ओके, तो मैं यही बोलूँगा कि इसके लिए निश्चिंत रहिए, खूब पानी पीजिए और डेफिनेटली आप ये दोनों टेस्ट तो क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि इतना कोई कठिन नहीं होता है, इतना कोई इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो मैं बस यही कहूँगा कि खूब पानी पीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा टैटू चेकअप। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं कोई नहीं बताता है। आप किसी ब्लॉग पर चले जाइए या फिर कहीं भी आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं बताने वाला ये कि व्हाट इज़ द रूल फॉर टैटू इन मेडिकल। तो मैं बता दूं कि टैटू राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी हाथ से सैल्यूट करना होता है। ये इसका रीज़न है कि राइट हैंड में किसी भी प्रकार का कोई टैटू बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा आपको, अगर आपके टैटू राइट हैंड में है। ओके, और अदरवाइज टैटू का साइज बॉडी पार्ट का 1/4 होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपके जिस भी बॉडी पार्ट में टैटू है, तो मान लीजिए आपके फोरआर्म्स में टैटू है, तो आपके जो फोरआर्म्स का साइज है वो टैटू के मीन्स जो टैटू का साइज है वो फोरआर्म्स के साइज से 1/4 होना चाहिए। ओके, अगर उतना साइज है तो वो चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है टैटू का स्कार से कोई दिक्कत नहीं है। टैटू अगर आपने मिटवा लिया है या फिर ख़त्म करवा लिया है, उसका स्कार बचा है, तो उससे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। रीज़न विच कॉजेज डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए वैसे मैंने पिछले जितने भी पॉइंट बताए हैं उससे जो कुछ पॉइंट छूट गए हैं वो मैंने यहाँ पर एक साथ इंक्लूड कर दिए यहाँ पर। ओके, रीजंस विच कॉजेज डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे पहला एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर यही होता है कि ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक ही होता है, लेकिन वहाँ जाके बच्चे घबरा जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि वहाँ जाके बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल लंबी सांसें लीजिए और बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। वहाँ पे अगर आप ज़रा भी घबरा गए तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा, रीमेडिकल लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी मत घबराइए। हीमोग्लोबिन चेक होगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादातर लोगों का ठीक होता है, लेकिन कई लोगों का ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए टेक्निकलिटीज़ हैं उनकी अलग, इसमें आप और हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, जो होगा सो होगा। उसके बाद ओवर और अंडर वेट। देखिए आप ओवर और अंडर वेट के लिए एक चार्ट होता है, वो चार्ट आप नेट से देख सकते हैं, और अगर आप मुझे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का। ओके, उसके बाद आता है चेस्ट डिफॉर्मिटी। देखिए चेस्ट डिफॉर्मिटी को कई लोग समझते हैं कि चेस्ट अंडर साइज चेस्ट को ही चेस्ट डिफॉर्मिटी कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेस्ट डिफॉर्मिटी उसे बोलते हैं जैसे आपकी रिब्स हैं, जो सीना है, रिब्स आपकी एक साइड की तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरी साइड हल्का सा अंदर की तरफ झुकाव है अगर, तो उसे हम चेस्ट डिफॉर्मिटी बोलते हैं। वो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अनफिट हो जाओगे, तो उसका ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद पॉइंट आता है ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, हार्ट डिजीज। ये सब चीज़ें वो चेक करेंगे
क्योंकि काफ़ी क्रोनिक डिजीजेज हैं, काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं, तो ये सब वहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ओके। उसके बाद मेजर ऑपरेशन वो जब आपको बिना कपड़ों के देखेंगे उसी दौरान देख लेंगे। ओके। उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे में वो अपनी सारे एक्सरे में हड्डियां देखेंगे कि सारी सही स्ट्रक्चर में है, कोई टूटी तो नहीं है, ये सब देखेंगे एक्सरे में। ओके। लंग्स चेक करेंगे। उसके बाद है आर्टिफिशियल डेंचर। देखिए आर्टिफिशियल डेंचर में कोई नकली दांत नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है। ओके। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर मेडिकल टेस्ट। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको बता दूं जो मेडिकल में होता है, और लगभग मैं श्योर भी हूँ कि मैंने लगभग 99% चीज़ें कवर कर ली हैं। इन केस मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं की हैं चीज़ें, तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा 3 से 4-5 मिनट का, तो उससे आपके और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके। और बस आखिरी में मैं यही कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया है, मेडिकल की अच्छी तैयारी करिए। और मैं आखिरी में यही बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल जिसका नाम है नो डाउट। मैं बता दूं कि ये बिल्कुल नया चैनल है, ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में, आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देने में। ओके। आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, वी विल हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके। तो मैं यही बोलूँगा कि कोशिश करिए कि हमें सब्सक्राइब करिए, हमें थोड़ा मोटिवेट करिए। हम चाहते हैं कि आपको भी सटीक जानकारी दें, उससे आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू, गुड बाय।